नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट फलनों का संयोजन और वियोजन के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजन फलन के अतिरिक्त कल अपन ने पढ़ा था संयोजन फलन। तो आज हम पढ़ेंगे फलनों का व्युत्क्रम, फलनों का व्युत्क्रम या प्रतिलोम इसे हम इंग्लिश की भाषा में, अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखिए विद्यार्थियों, संबंध उत्पन्न के अंतर्गत ये अंतिम टॉपिक है, इसे ध्यानपूर्वक समझें और एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। एक फलन f यदि f a to b में परिभाषित फलन है, तब g फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि G मैपिंग हो B टू A। गंभीरता से समझिए, एक फलन f यदि ऐरिक समुच्चय A से B में परिभाषित है, तब फलन G फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि फलन G B टू A में परिभाषित हो। B टू A में परिभाषित हो, तो इसे हम G को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। f a टू b फलन f का मैपिंग a से b में, तब f का प्रतिलोम G या f इनवर्स होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं G मैपिंग B टू A या f इनवर्स मैपिंग B टू A। इस प्रकार से मैं इन्हें लिख सकता हूं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फलन f का जो प्रांत A है वह फलन
जी का सह प्रांत होगा और फलन एफ का सह प्रांत जी है, वह फलन जी का प्रांत बी होगा। मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टे हो गए कि एफ का प्रांत ए बराबर जी का प्रांत बी, एफ का सह प्रांत बी बराबर जी का सह प्रांत ए, जहां जी एफ का प्रतिलोम है, फलन है। ये भी हमारे को याद रखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इन्हें हम याद रखें। अब मेन चीज आ जाती है कि ये तो क्लियर हो गया कि फलन एफ का प्रतिलोम फलन जी है, तब इनके प्रांत और सह प्रांत में क्या रिलेशन होता है कि इनके प्रांत और सह प्रांत एक दूसरे के बदल जाते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए इसी के बाद अपन इसी के नीचे अपन अध्ययन करेंगे प्रतिलोम फलन का अस्तित्व या प्रतिलोम फलन की व्याख्या। प्रतिलोम फलन का अस्तित्व या प्रतिलोम फलन की व्याख्या। देखिए मित्रों, किसी फलन f के प्रतिलोम फलन g का अस्तित्व होगा, अस्तित्व या फिर इसे हम ले सकते हैं विद्यमान होगा, अस्तित्व या विद्यमान होगा। किसी फलन f के प्रतिलोम फलन g का अस्तित्व या विद्यमान होगा। तो देखिए जब प्रतिलोम फलन एक की और आच्छादक हो, यदि कोई भी फलन किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए, किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका एकेकी और आच्छादक होना अति आवश्यक है। यदि f व्युत्क्रमणीय है तब f अनिवार्यतः एकेकी आच्छादक होता है, अर्थात प्रतिलोम फलन के लिए अनिवार्यतः शर्त है कि वह एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। एक तो यह है किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध होगा या अस्तित्व होगा यदि वह फलन एकेकी और आच्छादक है। दूसरी भाषा में मैं यह भी कह सकता हूं कि जो भी फलन एकेकी और आच्छादक होते हैं वह निश्चित ही व्युत्क्रमणीय भी होते हैं। क्लियर? अब तीसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
such that x to y और g such that या मैपिंग है y to x, जहां कैपिटल Y और कैपिटल X कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तब जहां G फलन f का प्रतिलोम है, अर्थात किसी भी फलन के प्रतिलोम होने का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि g ऑफ f इक्वल टू ix या f और g इक्वल टू iy, अर्थात इनका किसी फलन f उसके व्युत्क्रमणीय फलन g का संयुक्त फलन का जो मान होता है वो एक तस्मक फलन आ जाना चाहिए, अर्थात g ऑफ f इक्वल टू ix और f ऑफ g बराबर iy। ix और iy को हम ix समुच्चय x कहते हैं, समुच्चय x का तस्मक फलन है, iy समुच्चय y का आइडेंटिटी तस्मक फलन है। क्लियर? तो किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए दो कंडीशन सीधी है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा यदि वह फलन एक की राशि हो, पहली बात 1 1 एंड ऑन टू, या फिर जो भी फलन एक की राशि होते हैं वह निश्चित रूप से उन फलनों का के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है, या फिर एक फलन f है उसका प्रतिलोम फलन आपको f इनवर्स दिया गया है या g दिया गया है, तब उनका संयोजन फलन g ऑफ f अरिक्त समुच्चय x के रूप में तस्मक फलन ix प्राप्त होगा, तथा f ऑफ g जो संयोजन फलन है वह अरिक्त समुच्चय y के रूप में तस्मक फलन iy प्राप्त होगा। अर्थात दोनों प्रकार से इसे प्राप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि फलन f का के प्रतिलोम का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं है। तो ये चीजें हमने विस्तार से समझी है। दो वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक वेराइटी का क्वेश्चन आ जाएगा जब किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों को रोस्टर रूप में दे करके उन दोनों अरिक्त समुच्चय में उस फलन को मैपिंग के रूप में वेन डायग्राम द्वारा निर्देशित कर दिया जाए या क्रमित युग्म का समुच्चय बना करके आपके सामने पेश कर दिया जाए, तब हमें उस क्रमित युग्म के समुच्चय में देखना होगा कि क्या अरिक्त समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयवों का अरिक्त समुच्चय y में प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं। दूसरा कि फलन f का जो सहप्रांत है वह उस फलन f के परिसर के बराबर है या नहीं है। यदि दो चीजों की पुष्टि हो जाती है तो हम कह देंगे कि यह फलन f व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन है, अदरवाइज नहीं है। यह तो हो गया आपको जब फलन क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में दिया गया है। एक होता है फलन आपको अलग अलग प्रकार से दे रखा हूं कि fx एक फलन ये और gx दूसरा फलन ये,
जहां जी एफ का प्रतिलोम है, तो क्या फलन जी का अस्तित्व है या नहीं है। तो फिर हमें संयोजन फलन विधि से अपने को करना है। और संयोजन फलन विधि क्या कहती है कि जी ऑफ एफ संयोजित फलन है, संयोजन फलन है, तो ये आई एक्स होना चाहिए, रेफ ऑफ जी एक संयोजन फलन है, तो आई वाई आना चाहिए, अर्थात तत्समक फलन आने चाहिए। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखिए अब देखें, जो हमारा 12th क्लास का पहला लेसन है संबंध और फलन, आज लगभग ये फिनिश हो जाएगा। यदि हमें इसके कंसेप्ट ठीक रूप से आते हैं तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक रूप से कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 और ये हल गंभीरता से समझेंगे। एफ एन टू वाई एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 y इक्वल टू बदला कोष्टक y बिलोंग्स एंड y इक्वल टू 4x प्लस 3 x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। हमें यह सिद्ध करना है कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। देखो हल में लिखेंगे फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा यदि एकेकी और आच्छादक हो अथवा एफ का जी एफ का प्रतिलोम फलन होने पर जीओ एफ इक्वल टू आई एन व एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई हो। इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन के लिए एसेंशियल है ये लिखना, ये फॉर्मूला एक प्रकार का। तो या तो ऊपर की विधि से अपना कर सकते, एक एक और आचार्य सिद्ध कर दीजिए इसे। तो एक एक और आचार्य में क्या है, इसका जो प्रांत है वो प्राक संख्या है और जो इसका जो परिसर है, परिसर जो है वो y है, y के जो अवयव है इसे आप चाहे तो ये तो n तो समुच्चय आपका प्रांत का जो समुच्चय है प्रांत n है, इसमें तो आपके पास 1 2 3 डैश 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 जाएंगे। और जो आपका सह प्रांत है, सह प्रांत क्या दे रखा y है, ये y बराबर 4x प्लस 3 पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, ये 4x प्लस 3 पर निर्भर कर रहा है मेरे पास। तो यह y की वैल्यू x इक्वल टू और x किसमें n में है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे 7, 2 रखने पर 11, 3 रखने पर 15 डैश डैश डैश, इस प्रकार से मेरे पास अवयव प्राप्त होगा। तो क्या ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसको मुझे सिद्ध करना और साथ में यह भी बताना है कि इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो देखिए मित्रों,
चूंकि y इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया है, क्वेश्चन में देखो ये रहा, और y का मान सदैव किसके बराबर होता है, fx के बराबर। fx बराबर मेरे पास 4x प्लस 3 है। अब मैं इसका gy निकालूं, क्योंकि मैंने g को प्रतिलोम लिया है, तो g इसे मैं fx की जगह y लिखूंगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y माइनस का 3/4 इक्वल टू x, अर्थात y माइनस का 3/4 बराबर gy। मेरे पास क्या आ गया, gy आ गया, जहां gy fx का प्रतिलोम है, क्योंकि g ऑफ x पहले x के लिए आएगा, तो इसको मैं लिखता हूं g fx, और g fx की वैल्यू किसके बराबर है, g fx इक्वल टू 4x प्लस 3 के। 4x प्लस 3 से याद करते हैं, यहां पे g का मान y माइनस 3/4 है, तो इस y की वैल्यू मेरे पास 4x प्लस 3 आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस का 3 माइनस का 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x/4 अर्थात x, इसको मैं लिख सकता हूं ix, और यही कह रहा है, ये मेरे पास कह रहा है ix, और x किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ix या in, अर्थात इसका जो प्रतिलोम फलन है मेरे पास। दूसरा f of g y इक्वल टू f gy, f gy की वैल्यू मेरे पास है y माइनस 3/4, और x की जगह y माइनस 4 ये लिखूंगा, 4 ब्रैकेट y माइनस 3/4 प्लस का 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू y। ये क्या x y है, तो इसको i y लिख सकता हूं, i y, ix इक्वल टू i y दे दिया, अतः फलन g एक प्रतिलोम फलन है, तथा प्रतिलोम फलन मेरे पास y माइनस 3/4 या प्रतिलोम फलन gx इक्वल टू x माइनस का 3/4 होगा। तो देखिए विद्यार्थी, किसी भी फलन के प्रतिलोम को सिद्ध करने के लिए दो विधियां हैं, या तो दिए गए फलन को एक एक की औरचादक सिद्ध कर दो, या फिर किसी भी फलन f का जो प्रतिलोम फलन g है, तो प्रतिलोम फलन और स्वयं फलन का संयोजन फलन बना करके तस्मक फलन सिद्ध कर दीजिए, आपके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 23 था, और ये 23 जो एग्जाम्पल है वो यही कह रहा है कि g ऑफ f इक्वल टू in, देखिए आ गया in, और f ऑफ g इक्वल टू iy, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि f व्युत्पन्नीय तथा फलन g f का प्रतिलोम है, और यही मुझे सिद्ध करना था। क्लियर? तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 23 है। एक बार एग्जाम्पल को हल करना सीख जाइए, सब कुछ हल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, क्यों समझने की आवश्यकता है, कल के लेसन में कंप्लीट आपको फिनिश कर दूंगा, और आपको जो कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं उनका आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। मोर प्रैक्टिस होने पर आपके अक्षर प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं होगा। हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 24, हल कैपिटल Y इक्वल्स टू मतलब कोष्टक n स्क्वायर
such that n belongs to capital N और उपसमुच्चय कैपिटल N का फलन f n to y जहां वह f small n इक्वल टू n स्क्वायर, यहां पर एक फलन दिया गया पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि y इक्वल टू y क्या है, एरिक समुच्चय है और ये एरिक समुच्चय जो बना है कि प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय है। तो इसको मैं देखिए बेटाओ, n का मान 1 लिखने पे, 2 लिखने पे, 3 लिखने पे, क्योंकि प्रत्येक n किसमें आपका कैपिटल N में है। तो मेरे पास कैपिटल जो समुच्चय y है 1 4 9 इस प्रकार से संख्याओं का वर्ग प्राप्त होगा। और ये जो संख्याओं का वर्ग है ये समुच्चय किसका, कैपिटल N का, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का उपसमुच्चय वर्गों का समुच्चय सदैव प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय सदैव प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय होता है, जैसा कि इसके अंदर मुझे बताया गया है। और ये जो फलन f है, ये जो दे रखा है नंबर 1 पे, जो फलन f है वो n to y में अर्थात प्राकृत संख्या से समुच्चय एरिक समुच्चय y में परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मुझे सिद्ध करना है, एक तो सिद्ध कीजिए पहला f व्युत्क्रमणीय फलन है और दूसरा f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें पूछ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, माना कि स्मॉल g फलन f का प्रतिलोम है। g फलन f का प्रतिलोम है, इसे आप समझे। यदि मैंने ऐसा लिख दिया g फलन f का प्रतिलोम है, तब ये किसमें परिभाषित होगा, g मैपिंग होगा y टू n में परिभाषित है, लिखना ही आपको पड़ेगा। तो अब ये कह रहा है कि इसके व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात इसका अस्तित्व है। तो किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए मुझे तस्मक फलन ज्ञात करना है। समुच्चय n और समुच्चय y का तस्मक, उसके समुच्चय के अंतर्गत मुझे तस्मक फलन ज्ञात करना है। तो देखिए, क्योंकि fn बराबर n स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं fy इक्वल टू n स्क्वायर और n इक्वल टू रूट y। n की वैल्यू मेरे पास रूट y हो गई और जो n आया है मेरे पास n, ये एक प्रकार से g आया है। तो लिखेंगे क्योंकि g और f के अंतर्गत क्या है मेरे पास n, इसको मैं लिखूंगा g f1।
इसको मैं लिखता हूं जी Fn की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है n स्क्वायर, और ये जो मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूं जी एन का मान रूट वाई के इसके बराबर है रूट वाई के, और इसे मैं लिख सकता हूं अर्थात n की जगह मुझे रूट वाई लिखना है तो रूट वाई का स्क्वायर, रूट वाई का स्क्वायर हो गया रूट वाई का स्क्वायर वाई, ये मेरे को तस्मक वाई आ गया, जो कि एक कह रहा है कि आपको तस्मक फलन ज्ञात करना है आई वाई आ गया। इसी प्रकार से एफ और जी क्या है मेरे पास, एफ और जी में वाई है, इसको मिलेगा एफ जी वाई, और इसको एफ जी वाई की वैल्यू किसके इक्वल है रूट वाई के, और रूट वाई को मैं एफ एन की जगह रूट वाई है तो एन स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर रूट वाई, अर्थात ये भी मेरे पास एफ ऑफ जी भी आई वाई है, अर्थात दोनों ही अर्थों में मुझे तस्मक फलन प्राप्त हो रहा है, दोनों अर्थों में मेरे को तस्मक संबंध प्राप्त हो रहा है। इस कारण मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगर ज्यादा अच्छा लिखूंगा मैं इसे तो इसे लिखूंगा आई एन जी ऑफ एफ एन टू आई में, और एफ ऑफ जी वाई टू आई में इसको आई वाई, और एफ इनवर्स इक्वल टू जी प्राप्त हुआ, अतः फलन एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व है। दूसरा ये कह रहा है कि एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, तो एफ का प्रतिलोम मेरे पास जी इनवर्स है, जी इनवर्स एक्स बराबर रूट एक्स, ये मेरे पास एफ का प्रतिलोम भी मेरे को प्राप्त हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम किसी भी फलन के प्रतिलोम होने को सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम्पल 25, 26 इसी प्रकार से है। अब एक अन्य प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं अपन 28, एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 उनको भी समझेंगे हम। 25, 26 जो भी घटे हैं, एक एक एग्जाम्पल को बारीकी से समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब आप सही है, और व्युत्क्रमणीय फलन में से तो एक किस्म का आना निश्चित है। एग्जाम्पल नंबर 28 ये कह रहा है कि एस मतलब क्वेश्चन 1 2 3 एफ एस टू एस, पहला दे रखा एफ 1 1 2 2 3 3, सेकंड दे रखा है एफ मतलब कोष्टक 1 2 2 1 3 1, थर्ड दिया गया है एफ मतलब कोष्टक 1 3 3 2 2 1। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा फलन प्रतिलोम फलन है। देखो हमें एक ऐरिक समुच्चय 1 2 3 दे दिया, और जो ये फलन है वो ऐरिक समुच्चय S2S में परिभाषित है। अब ये कह रहा है कि एफ इनवर्स का अस्तित्व निम्नांकित एफ इनवर्स का अस्तित्व क्या, इनका अस्तित्व क्या, ये प्रतिलोम फलन है या नहीं। जो मेरे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन प्रतिलोम फलन है। तो मैंने शुरुआत में के दौर में कहा था, शुरुआत में जब मैंने क्वेश्चन हल कराया था उसमें कहा था कि प्रतिलोम फलन पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो संयोजन फलन बना करके आपको 2 सिद्ध करवा सकता है, या फिर इसका कर्मयोग का समुच्चय देकर के भी सिद्ध करवा सकता है। तो यहाँ एक के लिए अच्छा देखना है। तो इसका प्रांत के में अवयव 1 2 3, क्या 1 2 3 और सह प्रांत में भी 1 2 3 अवयव, क्या प्रांत के प्रत्येक प्रत्येक अवयवों का सह प्रांत में प्रत्येक प्रत्येक प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, ठीक है, 3 का प्रतिबिंब 3 है, ठीक है, एक एक ही तो है।
क्योंकि प्रत्येक अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, चाहे एक का एक से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है दूसरा आच्छादक है या नहीं, तो आच्छादक के लिए मैंने कहा था कि सह प्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। यहां पे मेरे पास सह प्रांत ये है, इसको मैं सह प्रांत कहूंगा, सह प्रांत, और इसको मैं प्रांत कहूंगा, इसको मैं प्रांत कहूंगा। तो और क्रमद्विभंगी समुच्चय में के जो क्रमद्विभंगी समुच्चय बना है, इसमें द्वितीय घटक के जो अवयव है ये सब के सब आपके प्रांत है। तो एक एक यहां पे सह प्रांत बराबर परिसर हो, सह प्रांत बराबर परिसर। तो सह प्रांत में क्या मेरे पास 1 2 3 है, परिसर में भी 1 2 3 है। सह प्रांत बराबर परिसर है, एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक। क्लियर है? क्योंकि दिया गया f एक एक की आच्छादक है, इसलिए इसके प्रतिबिंब का अस्तित्व है। सेकंड 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, एक एक की है, एक एक की है। लेकिन देखो 2 1 और 1 आच्छादक नहीं, क्योंकि सह प्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, आच्छादक नहीं है। F इनवर्स का अस्तित्व है, F इनवर्स का अस्तित्व है, F इनवर्स का अस्तित्व नहीं। तीसरा 1 का मैपिंग 3, 3 के मैपिंग 2 और 2 के मैपिंग 1, प्रत्येक प्रतिबिंब है। और इसका सह प्रांत भी बराबर एक एक की आच्छादक है, 3 2 1 एक एक की आच्छादक है, इनवर्स का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी फलन में यदि आपको किसी भी फलन के प्रतिलोम फलन का बना करके आपको क्रमद्विभंगी समुच्चय के रूप में कोई भी फलन आपको दे दे और ये कहे कि इसके प्रांत और परिसर दिए गए हैं, तो क्या एक ही आच्छादक है? अगर एक ही आच्छादक सिद्ध हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका व्युत्पन्न फलन का अस्तित्व विद्यमान है, अदरवाइज उसका अस्तित्व विद्यमान नहीं होगा। क्लियर? अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, 28 की चर्चा कर ली मैंने और 26 की। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है? कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे निश्चित रूप से। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 26, एक 3 फलन दे रखे हैं, 3 हल, तीन फलन। अब 3 फलन कौन कौन से हैं? f n2n, g n2n, h n2r। जहां fx बराबर 2x, gy बराबर 3y प्लस 4, hz बराबर sin z, और लिखा गया है एवरी x y z बिलोंग्स टू कैपिटल N। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है HO GOF इक्वल टू HOG OF। ये मुझे सिद्ध करना है, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है।
आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। माइंड से निकाल दो कि मैथ सब्जेक्ट कठिन होता है। यहाँ 3 फलन है एफ एन टू एन, समझे आप? अर्थात जो फलन एफ एक्स है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में विद्यमान है, परिभाषित है, डिफाइंड है, प्रेजेंट है, प्राकृत संख्या में जानते। दूसरा फलन जी वाई 3y + 4 है, समझे आप? यहाँ x दिया है, अर्थात जो ये n है, प्रथम जो घटक है, प्रथम जो प्रांत है उनका अवयव x है। यहाँ जो प्रांत है उसका अवयव y है, यहाँ जो प्रांत है उसका अवयव z है, क्योंकि gx, gy, gz इस प्रकार अलग अलग है। और ये n में ये hz = sin z, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में, तो सॉरी n2r प्राकृत से वास्तविक में। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक एक है या आच्छादक है, ये तो कैसे भी हो सकते हैं। हमें तो जो संयोजन फलन, अब तक हमने 2 संयोजन फलनों को ज्ञात करना सीखा था, g ऑफ x या f ऑफ g। हमें 2 फलनों का संयोजन ज्ञात करना सीखा था, f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ g, सॉरी f ऑफ f और g ऑफ g, ये मैंने ज्ञात करना सीखा था, f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ f और g ऑफ g। अब मुझे 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, देने दीजिए, कितने देने दीजिए। तो मैं एक पक्ष ले लेता हूं, LHS लेने पर h ओ इसको एजेटिस, इसको लिखूंगा जी एफ एक्स, क्यों एफ एक्स दे रखा है, जी एफ एक्स लिख सकता हूँ, मतलब कोष्टक बंद। पहले मुझे इसको हल करना है, इसको मुझे हल करना था एच ओ मतलब कोष्टक, जी एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है यार, 2x, ये संबंध 1, संबंध 2, संबंध 3 है, मतलब कोष्टक। अब एच ओ जी एक्स अर्थात जी वाई की जगह 2x आएगा, y की जगह क्या आ गया 2x, तो मैं y की जगह 2x लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा y की जगह 2x लिखते ही 6x प्लस का मतलब छोटा कोष्टक कर दीजिए, ये कोई एक अवयव आ गया। और इसे मैं लिख सकता हूं, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं h, लिखने दीजिए इसको, ओ 6x + 4, इसको मैं लिख सकता हूं h 6x + 4, अर्थात मुझे z की जगह 6x + 4 लिखना है। तो ये मेरे पास हो गया साइन ब्रैकेट में 6x + 4, ये एक पोर्शन आ गया मेरे पास, इसका एक पोर्शन मेरे पास ये आया है, और यही मुझे सिद्ध करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता। एक पोर्शन मेरे पास कंप्लीट आ गया, एवरी x बिलोंग्स टू n, एवरी x बिलोंग्स टू n, यहाँ एवरी लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू n, एक पोर्शन की। अब दूसरा पोर्शन है HOG ऑफ RHS लेने पर, RHS लेने पर ध्यान से देखो, HOGOF, इसे मैं लिख सकता हूं HOG, पहले हल करूंगा, HOG को पहले लिखूंगा H G कौन सा मेरे पास y, H मतलब कोष्टक GY, और ये H GY की वैल्यू मेरे पास 3y + 4 है, O F, इसको क्या लिखूंगा मैं, HO 3y + 4 मेरे पास आ गया, क्या आ गया, अर्थात मेरे को इसको सिद्ध करना है ना, HOG ऊपर ये मेरे पास ही आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं H FZ FX
3y प्लस 4। इसको मैं साइन की जगह लिखूंगा 2 से गुना करके, 2 से गुना करके तो 6x प्लस 4, और इसे मैं लिख सकता हूँ साइन z की जगह 6x प्लस 4, दोनों पक्ष बराबर आ गया। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि दिया गया फलन आपका h ऑफ जी एफ बराबर h ऑफ जी ऑफ x होगा। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन तरीका था, आप चाहे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एच ओ जी ओ एफ, इसको मैं लिखता हूं एच ओ जी एफ टू एक्स, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 2x के बराबर, 2x दे रखा है मेरे को। अब इसको मैं लिखता हूं एच जी 2x, और 2x की वैल्यू y की जगह मुझे 2x लिखना है, तो h 6x प्लस 4, और अब मुझे z की जगह, इस z के साइन z है z की जगह मेरे पास क्या आ गया 6x प्लस 4 साइन 6x प्लस 4, अर्थात एक व दो परस्पर बराबर। तो ये तीन फलन आपको क्रमशः देते हैं, उसको हमने संयोजन फलन के रूप में सिद्ध कर दिया कि संयोजन फलन लागू होता है। क्लियर हो गई बात? तो आपको यही समझना है कि दिए गए फलन किस प्रकार के हैं या नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर जो आपका इसी में 25 है, ये भी इसी प्रकार का है, और इसमें भी आपको इसका व्युत्पन्न फलन ज्ञात करना है। तो इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद आपके पूरे एग्जाम्पल हल हो जाएंगे। कल 2 प्रमेय और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही है जो अपन ने उदाहरण में समझाए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, f and 2r fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f and 2s, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है f कैपिटल N2S, जहां S f का परिसर है, f का परिसर है, व्युत्पन्नीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। 2 चीजें हो गई कि पहले तो इस फलन fx को मुझे व्युत्पन्नीय फलन सिद्ध करना है। तो देखिए, चूंकि फलन f का फलन g f का व्युत्क्रमणीय फलन होगा यदि g ऑफ f इक्वल टू i n और f ऑफ g इक्वल टू i s हो, अर्थात तस्मक दिए गए एरिक समुच्चय में तस्मक संबंध हो, दिए गए एरिक समुच्चय में तस्मक संबंध हो, सॉरी तस्मक फलन हो। तो यहां fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5, इसको मैं लिखता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 5 नहीं है 9 15 2x इंटू 3 प्लस का 9 प्लस का 6। तो देखो आप, अर्थात इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो इसको मैं लिख लेता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6, अर्थात fx को मैं
2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 लिख सकता हूँ। और fx की वैल्यू किसके इक्वल होती है, y के, y इक्वल टू 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6। इसको मैं लिखता हूँ y माइनस का 6 बराबर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट y माइनस का 6 इक्वल टू 2x प्लस का 3, वह रूट y माइनस का 6 माइनस का 3 बटे 2 बराबर x। ये मेरे पास प्रतिलोम फलन आ गया, f इनवर्स आ गया। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, f इनवर्स x कह सकता हूँ, अर्थात f इनवर्स x या gx। इसको क्या लिखता हूँ मैं, gx इक्वल टू रूट x माइनस का 6 माइनस का 3 बटे 2। क्लियर है। अब मुझे तो एक सिद्ध करना है, एक को सिद्ध करने हैं। मान लीजिए g ऑफ f किस पर आश्रित है, आपका n पे, तो इसको मैंने x लिख दिया, तो g f x आएगा। g f x की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। अब इसको पूरे को मैं g में x की जगह मुझे लिखना है, x की जगह ये जो आ रहा है इसकी जगह, तो इसको मैं लूंगा रूट x की जगह 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15 माइनस का 6 माइनस का 3 रूट नहीं लगेगा इसके बटे 2। 15 में से 6 गए तो 9, और इसको मैं लिख सकता हूँ वापस 2x प्लस का 3, क्योंकि 2x प्लस 3 का स्क्वायर आया था मेरे पास, 2x प्लस 3 का स्क्वायर ये, और माइनस का 3 बटे 2, 3 से 3 कैंसिल, 2x बटे 2 बराबर x। इसको मैं लिखता हूँ ix या ix, या इससे किसमें है, n में in। इसी प्रकार से आप f ऑफ g ज्ञात कर सकते हैं, f ऑफ g भी आप इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके पास बात कि किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए ये अति आवश्यक है कि वह फलन, दिया गया फलन एक की ओर आच्छादक हो, तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन होना अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय फलन होगा, और जो भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है वह अनिवार्यतः एक की ओर आच्छादक होगा। दूसरी बात कि एक फलन f का प्रतिलोम फलन g है, तब उनके संयोजन फलन g ऑफ f तथा f ऑफ g तस्मक फलन प्राप्त हो जाने चाहिए, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त हो जाने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दिए गए फलन का के प्रतिलोम का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने क्लियर कट आज पूरा समझ लिया प्रतिलोम फलन का अस्तित्व कैसे होता है किसी फलन। तो देखिए मित्रों, अब केवल हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स रही है, बाकी सब चीजें क्लियर हो गई, और उस क्लियर चीजों के अंदर हमने स्पष्ट पढ़ लिया कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मैं आपसे आशा करता हूं आप और इसे गंभीरता से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। अब देखो एक एग्जांपल और हमारे पास, f1 2 3 2 abc g abc टू से गेनविल। अब f1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब c है, GA का प्रतिबिंब सेब है, GB का प्रतिबिंब गेंद है, और GC का प्रतिबिंब बिल्ली है। द्वारा परिभाषित पंक्ति पर विचार कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 27 आपको देखना है NCERT बुक में पेज संख्या 19। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है f जो फलन है मेरे पास, f और g फलन है, तो ये कह रहा है कि विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f g और g ऑफ f व्युत्क्रमणीय है। f व्युत्क्रमणीय होगा यदि एक की ओर आच्छादक हो, तो एक का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब c है, एक ही है, और इसके जो मेरे पास जो परिसर है वो भी abc है, अतः f एक की ओर आच्छादक है, तो f व्युत्क्रमणीय फलन। ऐसे g जो मेरे पास g abc टू सेब गेंद बिल्ली, ये भी एक का प्रतिबिंब सेब है, b का प्रतिबिंब गेंद है, c का प्रतिबिंब बिल्ली है, अतः प्रांत abc का सह प्रांत में पृथक पृथक इमेज है, प्रतिबिंब है, और इसका सह प्रांत परिसर एक जैसा है, अतः ये एक ही है, तो जी भी है व्युत्क्रमणीय फलन होगा।
अब ये कह रहा है जीओपैप व्युत्पन्नी होगा। अब जीओपैप क्या है? संयोजन फलन। जीओपैप क्या है आपका? संयोजन फलन। थोड़ा समझिए आप, जीओपैप एक संयोजन फलन है। जीओएफ ये किससे किस में सिद्ध होगा आपका? 1 2 3 टू शेप, गेंद और बिल्ली। क्योंकि मुझे पता, मैंने पढ़ा है कि एफ ए टू बी, जी बी टू सी, मैंने पढ़ा है। वीरीड पढ़ा है मैंने, एफ ए टू बी, जी बी टू सी, देन जीओपैफ ए टू सी और एफ ऑफ सी टू ए। वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एफ दे दिया, जी दे दिया। अब देखो एक का प्रतिबिंब सेव, जब एक का प्रतिबिंब सेव है, एक का प्रतिबिंब सेव बनेगा, 2 का प्रतिबिंब गेंद बनेगा, 3 का प्रतिबिंब बिल्ली बनेगा। अब ये कहेंगे कैसे बनेगा, समस्या आती है कि ये कैसे बनेगा। तो इस कारण बनेगा कि ये एक प्रकार से जी भी एक आच्छादक है, एफ भी एक आच्छादक है। तो क्या जीओपैप एक आच्छादक फलन होगा? और जीओपैप एक आच्छादक फलन है, जीओपैप का इनवर्स भी काय के इनवर्स का भी अस्तित्व होगा, अर्थात प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं इसको ये लिखूं जी एफ वन, अब जी एफ वन की वैल्यू मेरे पास पहले से दे रखी है, F1 इक्वल टू ए, इसको मैं लिखूंगा जी ए, और जी ए की वैल्यू भी मेरे पास दे रखी है जी इक्वल टू से। ऐसे जी एफ टू, जी टू की एफ टू की वैल्यू बी, और जी बी की वैल्यू मेरे पास दी गई है भैया जी बी की वैल्यू गेंद। ऐसे जी एफ थ्री और जी एफ थ्री की वैल्यू दे रही सी, और सी की वैल्यू दे रही बिल्ली। अर्थात पृथक प्रतिबिंब है तथा प्रांत सह प्रांत में सेब गेंद बिल्ली है, वैसे इसमें सेब गेंद बिल्ली आ गई। अतः जीओपैप एक की आच्छादक है, इस कारण इसका जीओपैप का इनवर्स के का अस्तित्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 27 है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आप ये भी याद रखो कि जीओएफ का इनवर्स बराबर होता है एफ इनवर्स को जी इनवर्स। ऑलवेज लर्न जीओएफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ये भी मेरे से पॉइंट कराया जा सकता है, जहां पे जीओएफ के इनवर्स, जीओपैप क्या एक संयोजन फलन है, इसका मुझे इनवर्स ज्ञात करना है, और एफ का इनवर्स एफ इनवर्स, जी का इनवर्स जी इनवर्स, फिर इसका संयोजन मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने इसके पूरे एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इनको अधिक से अधिक पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, बार बार हम प्रैक्टिस करें। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और अच्छी सफलता के लिए हमें मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आप याद रखें, आप उच्च स्तर के मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए लापरवाही नहीं बढ़ती। जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फलन के क्या प्रांत, फलन का प्रांत क्या है, परिसर क्या है, संबंध क्या है, कई दिनों का समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्क्रम फलन की क्या परिभाषा है, अतिव्युत्क्रम फलन की क्या परिभाषा है, इनका अस्तित्व कब होगा, कब नहीं होगा, एक ही फलन क्या है, आच्छादक फलन क्या है, बहुएकी फलन क्या है, प्रतिक्षेपी फलन क्या है, अलग अलग टाइप के अंतक्षेपी फलन क्या है, इन सब का हमें मूल रूप से अध्ययन करना है। यदि हम अच्छा अध्ययन करेंगे
तो हम अच्छे प्राप्त करेंगे। इसी के साथ